आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी ने इस तारीख मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में भूमि पूजन के बाद 1:11 पर नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी काबीना के मुतादिद सीनियर मेंबरान और मेंबरान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का काम 2022 तक मुकम्मल होना है। मुल्क की आज़ादी की 75वीं साल में नई इमारत में इजलास मुनक़िद होगा। पार्लियामेंट की नई इमारत जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगी। इसमें हिफाजत के लिए जदीद तरीन आलात लगे होंगे। नीज़ मुस्तक़बिल के मद्देनज़र लोकसभा और राज्यसभा चैम्बरों में मेंबरों के लिए नशिस्तों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा, और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इस बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे, और आज मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा के काफिले पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। मौजूदा इत्तलात के मुताबिक रियासत के डायमंड हार्बर में बीजेपी के सदर JP नड्डा के काफिले पर कुछ मुजाहिरीन ने पथराव किया। इसके साथ ही काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई है। नड्डा के काफिले पर हमले की वीडियो वायरल हो रही है, और जिस गाड़ी पर हमला हुआ इसमें कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। बीजेपी ने इस हमले के ताल्लुक से तृणमूल कांग्रेस को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि इससे बरसर इक़्तिदार पार्टी की साजिश है। मगरबी बंगाल बीजेपी सरबराह दिलीप घोष का कहना है कि पार्टी सदर JP नड्डा के रियासती दौरे के दौरान सिक्योरिटी में चूक हुई है। बुध को इनके प्रोग्राम में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, और इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुकामी इंतज़ामिया को भी ख़त लिखा गया है। इस दरमियान में बीजेपी के इल्ज़ामात को तृणमूल कांग्रेस ने सिरे से मुस्तरद कर दिया है। तृणमूल लीडरों को कहना कि नड्डा के काफिले पर हमला तृणमूल के लोगों ने नहीं कराया है। यहाँ काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ बीजेपी पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी मनसूबाबंद साजिश के तहत खुद अपने कारकुनान पर गोली चलवा रही है।
तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के करीब दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इम्कान का इशारा दिया। ये एयरपोर्ट शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा होगा। वजीर आला ने जिले के दोविडा गांव में IT पार्क का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि सिद्दीपेट हैदराबाद से करीब है। हम मुस्तकबिल में सिद्दीपेट के अतराफ के इलाके में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तवक्को कर सकते हैं। IT टावर के जरिए सिद्दीपेट तमाम महाजों पर आगे रहेगा। उन्होंने मुजव्वजा IT टावर में दिलचस्पी रखने वाले ताजिरों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने सिद्दीपेट ज़िले के दोंडिगल देहात के कोंडापेट मंडल में 45 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा हाई हब का इफ्तिताह अमल में लाया। सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सरकर्दा ताजिर जो अमेरिका में हैं IT टावर के क़याम के लिए आगे आए हैं, जिसके ज़रिए 900 अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। 3000 अफराद को रास्त और बिलवास्त रोज़गार हासिल होगा। रियासती हुकूमत 3 एकड़ अराजी पर 45 करोड़ रुपए के सरफे से इस टावर की तामील करेगी। सिद्दीपेट में पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। वज़ीर आला आज सिद्दीपेट में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के संग बुनियाद की पूजा में शिरकत की। कोमटी चेरू में नेकलेस रोड का इफ्तिताह अमल में लाए और 2460 के KCR ने 2460 डबल बेडरूम मकान का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तकीन में कुंजियाँ हवाले की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव राइतु वेदिका और अंडरग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम का भी इफ्तिताह अमल में लाया और सिद्दीपेट की आवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सिद्दीपेट में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट क़ायम किया जाएगा। तमाम इफ्तिताही तक़ारीब में रियासती वज़रा हरीश राव, इंद्रकरण रेड्डी और TRS कायदीन P राजेश्वर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिद्दीपेट और आला अहदेदार मौजूद थे। కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్టయితే మల్లన్న సాగర్ దగ్గర కెనాల్లో చిన్న లిఫ్ట్ పెడితే ఈ గ్రామాలు కూడా కవర్ అవుతాయని చెప్తా ఉన్నారు. ఆ గ్రామాలు ఏవంటే సిద్దిపేట మండలంలో బుస్సాపూర్ గ్రామం, ఇరుకోడు గ్రామం, తోర్నాల గ్రామం, వెంకటాపూర్ గ్రామం, గజ్వేల్ నియోజకవర్గం కొండపాక మండలంలోని సిరిసినగండ్ల మర్పడగ గ్రామం, దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో 10 గ్రామాలని, పెద్దగుండవెల్లి, తిమ్మాపూర్, తొగుట మండలంలో బండారుపల్లి, ఎల్లారెడ్డిపేట, పెద్దమాసాన్పల్లి, గన్పూర్, గుడికందుల, మిర్దొడ్డి మండల కేంద్రంతో సహా మిర్దొడ్డి, ధర్మారం, కొండాపూర్ వీటికి ఒక 80 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తే ఈ లిఫ్ట్ వస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు. రేపే జీవో ఇష్యూ చేస్తాం. దీనికి ఇరుకోడు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని చెప్పి పేరు కూడా పెడతామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ రకంగా मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ड्यूटी मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर माजूर CRPF फौजियों को मदद फराहम कर रही है। जुमेरात के रोज़ किशन रेड्डी ने नेशनल सेंटर फॉर दिवांग इम्प्रूवमेंट का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि खिदमात अंजाम देने के दौरान ज़ख्मी होने वाले CRPF जवानों के लिए CRPF के ज़ेर एहतमाम ये तंजीम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूर फौजियों का हौसला बढ़ाते हुए क़ायम किए गए पहले तरबियती मरकज़ का दौरा करने में उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि सेंटर फौजियों की जिस्मानी सलाहियत और मुख्तलिफ शोबों में उनकी महारत को बढ़ाने के लिए तरबियत देने के लिए क़ायम किया गया है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि नताइज की बुनियाद पर तरबियत को नीम फौजी दस्तों तक बढ़ाया जाएगा।
सबसे आगे खड़े रहे हैं, चाहे बॉर्डर पे हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो। सीआरपीएफ ने उनके वीरों के सदा मां भारती की सेवा में पूरा निष्ठा के साथ और देश के प्रति ऐसे ही सेवा भाव का परिचय सीआरपीएफ ने कोरोना महामारी के दौरान भी दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि महकमा आरटीसी ने पिछले 3 माह के दौरान कोरियर पार्सलों के अमल में तेज़ी से तरक्की की है। अब तक 15 लाख से ज़्यादा सामान मुंतकिल कर दिया गया है। इस अमल से रोज़ाना 15 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। तवक्को की जा रही है कि जल्दी आमदनी 20 लाख रुपए हो जाएगी। कोकटपल्ली MGBS के तिजारती मराकज़ से 3 एजेंसियों को होम डिलीवरी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके से आने वाले मुसाफिरों को बराह रास्त घर तक खिदमात फराहम की जाएंगी और इन खिदमात की मुसाफिरों से मकबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत ने महकमे आरटीसी की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए थे और अब तक सरकारी ख़जाने से 800 करोड़ रुपए महकमे आरटीसी में जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी पार्सल खिदमत को तेज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन तनख्वाहों की अदायगी में हो रही ताक़ीब पर परेशान न हो, इन्हें जल्द तनख्वाह मिल जाएगी। महाराष्ट्र आरटीसी 5 माह से और कर्नाटक आरटीसी 3 माह से बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCS के पास 230 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मज़ीद 600 करोड़ रुपए जमा कराना अभी बाकी है। उन्होंने महकमा आरटीसी वेलफेयर कमेटियों के सही तरीके से काम करने पर उनकी सिताइश की। वज़ीर ने कहा कि KTR ने डबल डेकर बसें चलाने का मशवरा दिया था, जिस पर चंद इलाकों में बसें चलाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर में 50% बसें चल रही हैं और जल्द उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। JBS అండ్ MGBS సెంటర్స్గా వీటిని 3 విభాగాలు 3 ఏజెన్సీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి డంజో అనే సంస్థ, వారికి కూకట్పల్లి ఇచ్చారా, డంజోకి కూకట్పల్లి వారు బెంగళూరులో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కూకట్పల్లి అని వారికి ఇచ్చారు. స్మార్ట్ షిప్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్, తర్వాత అధిగ్నం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్। रियासत तेलंगाना का महकमा सेहत कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन तैयार की जा रही हैं और जनवरी के दूसरे हफ्ते से यह वैक्सीन दी जाएंगी। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि इसके लिए 4 महकमों के 80 लाख अफराद की शनाख्त की गई है, जिनमें महकमा सेहत, महकमा पुलिस और सफाई सुथराई के अमले के अफराद शामिल हैं, जिन्हें ये वैक्सीन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंतखब किए गए अफराद को 21 दिनों में 2 खुराक देनी जाएंगी। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि एक बार दी जाने वाली वैक्सीन 9 से 12 माह तक काम करेगी। डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों को भी वैक्सीन देने का मंसूबा बना रहे हैं। तेलंगाना के वजीर मेहनत माला रेड्डी और इनके बेटे भद्रा रेड्डी पर ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण दासू जी ने बुध के रोज़ रियासती काबीना से वजीर की बरतरफी का मुतालबा किया। श्रवण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा करते हैं कि वजीर माला रेड्डी को फौरी तौर पर वजारत काउंसिल से बर्खास्त करें। माला रेड्डी ने अपने बेटे के साथ मुल्हिकातिन को धमकी दी थी, जिसकी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर ली गई है और ज़बरदस्ती बाड़ लगा दी गई है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर, इसके बेटे और दीगर ने इसकी 20 गुंटा अराजी पर कब्जा कर लिया है, जो इस औरत की मिल्कियत है और मज़ीद कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। रेवंत रेड्डी की जानिब से मंशियात के मामले की तहकीकात के लिए CBI, ED, NCB के हवाले करने की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने मंशियात के मामले में काउंटर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। रेवंत के वकील रचना रेड्डी ने बताया कि काउंटर 3 साल से दाखिल नहीं किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को मंशियात के मामले में इंसदाद मुकदमा दर्ज करने का एक आखिरी मौका दिया। अदालत ने मंशियात केस की अगली समाअत रवां माह की 17 तारीख तक मुलतवी कर दी है।
हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। जनवरी की 15 तारीख से हैदराबाद से रास्त अमेरिका के लिए परवाज़ चलाई जाएंगी। शहर के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नॉन स्टॉप एयर इंडिया फ़्लाइट शिकागो के लिए परवाज़ करेगी। तैयारे में 238 मुसाफिरीन के बैठने की गुंजाइश रहेगी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक हैदराबाद और इसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों से लाखों मुसाफिरीन अमेरिका का सफ़र करते हैं। मुसाफिरीन की तादाद को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बीसी संगम की जानिब से बीसी तबके को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल मंजूर करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसके सदर बीसी संगम व साबिक़ रुकन असम्बली आर कृष्णा, सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडराम मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी बरसर इक़्तिदार आने के बाद से मुल्क भर में बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, चाहे वो सियासी मैदान हो या तालीमी माशी मैदान। मुलाजिमतों की फराहमी, स्कूल स्कॉलरशिप की मंजूरी और हर शोबे हयात में बीसी तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो समाज के हर हिस्से में बीसी तबके के साथ इंसाफ करे और दीगर तबक़ात को दिए जाने वाली सहूलतें बीसी तबक़ात को भी फराहम करें। पीसीसी सदर के इंतखाब पर कांग्रेस पार्टी में मशक़ें ज़ोरों पर हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस इंचार्ज मानिकम टैगोर ने AICC मेंबरान, साबिक़ वज़रा और साबिक़ मरकज़ी वज़रा से एक के बाद एक मुलाकात करते हुए तबादले ख्याल किया है। टैगोर से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कहा कि PCC के ओहदे देने की टैगोर से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि बात सच हो कि PCC ओहदे के लिए इस वक्त पार्टी कायदीन आपस में ग्रुपों में बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि PCC सदर के इंतखाब के लिए VH मैरी शशिधर रेड्डी और कोदंडा रेड्डी जैसे सीनियर कायदीन के ख्यालात को अहमियत देने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़े किया कि अगर PCC सदर का इंतखाब हम आहंगी के बगैर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में मुश्किल बढ़ेगी। CPI कायद नारायणा ने जूम के ज़रिए मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नई पार्लियामेंट की इमारत का संग बुनियाद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए मकतूब पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला से सवाल किया कि वो इस तरह का मकतूब कोरोना के मौके पर मरकज़ से रियासत को मदद लेने के लिए क्यों नहीं लिखा। के नारायण ने वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आज़म को लव लेटर लिखे गए मकतूब को करार देते हुए कहा कि TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भारत बंद की तायद करते हुए और एहतजाज में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आज़म को जो नाराज़ कर दिया था, उन्होंने मनाने के लिए पार्लियामेंट की संग बुनियाद का फ़ायदा उठाते हुए तायद में मकतूब रवाना कर दिया है। कोरोना वबा के सबब प्रोटोकॉल और पाबंदियों के ताल्लुक से गैर यकीनी सूरत हाल के सबब रियासत तेलंगाना में हज 2021 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल में नुमाया कमी दर्ज की गई है। हज 2021 के लिए आज आखिरी तारीख है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक 4 शंबे तक रियासत भर से सिर्फ 2030 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें 808 दरख्वास्तें मर्द आज़मीन की हैं, जबकि बकाया खातून आज़मीन ने हज की हैं। रवां साल अब तक दाखिल की गई ये दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कहीं कम हैं। हर साल रियासत भर से औसतन 10,000 दरख्वास्तें मौसूल होती हैं और कुरान अंदाजी के ज़रिए आज़मीन हज का इंतखाब किया जाता था। माहिरीन के मुताबिक ये कमी कोविड-19 के पेश नज़र रियासत के ज़ियारत के प्रोटोकॉल पर गैर यकीनी सूरत हाल के बाद दर्ज की गई है। जुमेरात को आखिरी दिन है और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद समीउल्लाह खान ने तवक्को ज़ाहिर की कि दरख्वास्तों में खातिर इजाफा हो सकता है। मरकज़ी हज कमेटी ने कोरोना के पेश नज़र तमाम रियासतों के हज कोटे में 50% तक तखफीफ का ऐलान किया है। पिछले साल रियासत तेलंगाना को 5,000 आज़मीन का कोटा मिला था, जो इस साल घटकर 2,500 कर दिए जाने का इम्कान है। कोरोना के पेश नज़र मंजर में नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मरकज़ी हज कमेटी ने बताया कि 65 साल से ज़ायद उम्र और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्तें नहीं कबूल की जाएंगी और सिर्फ 18 से 65 साल के दरमियान की उम्र वालों की दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। हुज्जाज इकराम को सिर्फ एक ज़मरे में रखा जाएगा। हज 2021 में रियासती आज़मीन के लिए निज़ाम ट्रस्ट के रुबात की सहूलत दस्तियाब नहीं होगी। दरख्वास्त में कमी का एक और सबब सफ़र हज के लिए दरकार अखराजात में कोरोना के सबब बेतहाशा इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल और पाबंदियां भी हैं। सफ़र हज के लिए
अखराजात में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसका फ़ैसला मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से रियासत के लिए हकीकी कोटे के अलाटमेंट के बाद ही होगा। अजीमतर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दुबाका के ज़मीनी इंतखाबात की रविश और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बाद ऐसा लगता है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने कमर कस ली है ताकि नागार्जुना सागर असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। 2021 के अवाइल में मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात के साथ ये ज़मीनी इंतखाबात होने की तवक्को है। टीआरएस ने इस सिलसिले में इंतखाबी हिकमत अमली भी शुरू कर दी है। नागार्जुना सागर असम्बली ज़मीनी इंतखाबात टीआरएस के रुकन असम्बली नोमुलू नरसिम्हैया के इंतकाल की वजह से हो रहे हैं और टीआरएस नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में बीजेपी इस हल्के से कामयाबी हासिल करे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस हल्के के लिए खुसूसी तरक्याती मनसूबे बना रहे हैं। इस हल्के में यादव और कबायली तबके का दबदबा है और इसके तहत चीफ मिनिस्टर ने पहला कदम उठाते हुए इस हल्के के हेडक्वार्टर हालिया मंडल में एक डिग्री कॉलेज को मंजूरी दी है। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राई क़वानीन के फ़वाइद शुमार किए और कहा कि क़वानीन को मंजूर करते वक्त पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। उन्होंने कहा कि बिलों को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर कराया गया और ये क़वानीन आज मुल्क भर में नाफिज हैं। नरेंद्र तोमर ने दावा किया कि नए ज़राई क़वानीन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं और उनका मकसद किसानों को मंडी की जंजीरों से आज़ाद कराना है। दरियासना उन्होंने कहा कि तहरीक चला रहे किसानों ने भी हुकूमत बातचीत कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने कहा कि क़वानीन का वो हिस्सा जिन पर किसानों को एतराज़ है उन पर हुकूमत फ़िराक दिली से गौर करने पर मुत्तफ़िक़ है। नरेंद्र तोमर ने कहा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कानून गैर मुनासिब हैं और इससे एमएसपी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन क़वानीन से एमएसपी को कोई ख़तरा नहीं है। हम लोगों की तजावीज़ पेश की हैं और कि रियासती हुकूमत निजी मंडियों का निज़ाम भी नाफिज कर सकती हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है। अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे। आदिलाबाद के कबायली इलाकों में शेरों के घूमने फिरने की वजह से यहाँ के लोग खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तक इन शेरों की वजह से लोगों और जानवरों की जानें चली गईं। गाँव में रहने वाले खौफ के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में महकमे जंगलात के अहदेदारों के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए हैं कि वो शेरों को इन इलाकों में आने देकर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं और बंजर ज़मीन के इलाकों से लोगों को हटाने के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को जंगल के इलाके से दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोंडापल्ली के रहने वाले एक शख्स ने रो रो कर बताया कि उसकी बहन को शेर ने मार डाला। इस शेर को मारने में उन लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ताहम वो क़वानीन का एहतराम करते हुए इस जंगली जानवर को नहीं मार रहे हैं। शेर ने उनकी बहन को हलाक कर दिया, लेकिन अभी तक जंगलात के अहदेदारों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने अगर शेर को मारा होता तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया होता। आंध्र प्रदेश के एलूरू में पुरस्कार बीमारी के नतीजे में मज़ीद 2 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। मरने वालों की शनाख्त 56 साला सुब्बरम्मा और 50 साला चंद्र राव के तौर पर की गई है। उनको विजयवाड़ा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान कल शब उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि सुब्बरम्मा को कोरोना से मुतासिर थी, जबकि चंद्र राव अमराज शुश से भी मुतासिर था। इस तरह इस बीमारी के शिकार अफराद की तादाद 587 हो गई, जिनमें से 511 को इलाज के बाद अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। 43 अफराद एलूरू के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, बकाया 38 अफराद विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किए गए थे। इस बीमारी पर लोगों में कई तरह के शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। इस बीमारी से उरूबा सेहत होने के बाद
डिस्चार्ज किए गए अफराद दोबारा घरों में इस बीमारी का शिकार होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। उनको दोबारा अस्पताल से रुजू किया जा रहा है। ऐसे 6 अफराद का पता चला जो दोबारा पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए हैं। 20 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कै, पेट में दर्द और बेहोशी इस अजीबोगरीब बीमारी की अलामात हैं जो समझा जाता है कि पानी की वजह से फैल रही है। इस दौरान एम्स और दीगर इदारों के माहिरीन ने विजयवाड़ा के एक टेस्ट सेंटर में पानी के नमूनों की जांच की, जिसमें हैरानकुन नतायज सामने आए हैं। एलुरु, कृष्णा और गोदावरी कैनाल के पानी की जांच की गई, जिसमें नुकसानदेह केमिकल्स और कीड़े मार अद्वियात के असरात मिले हैं, जिसमें से हद से ज़्यादा यानी हज़ारों गुना ज़्यादा केमिकल पाया गया। टेस्ट से पता चला है कि कृष्णा नहर से लिया गया 1 लीटर पानी में 17.84 मिलीग्राम मेथ्यूक्साइल केमिकल पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर यह केमिकल 0.001 मिलीग्राम फी लीटर पानी में होता है। जांच से पता चला है कि एलुरु के आसपास के पानी में 17,640 गुना ज़्यादा मेथोसाइक्लिन केमिकल पाया गया। पुराने शहर में पेश आए एक वाक़े में ब्रोकर्स ने खलीज ममालिक में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए 5 खवातीन को शेखों को भेज दिया। बताया जा रहा है कि दलालों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 5 खवातीन को दुबई में मुलाजिमत की पेशकश करते हुए अच्छी तनख्वाहों का लालच दिया और विजिट वीज़ा पर उन्हें दुबई बुलाया गया, जहां पर इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। ताहम धोखाधही का शिकार मज़कूरा मुतासरा खवातीन ने इस बात की बज़रिए वीडियो शिकायत की है। इस सिलसिले में एमबीटी क़ायद अमजदुल्ला खालिद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ कराया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़वातीन ने ब्रोकर्स पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें दुबई के शेखों को 2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया था। ब्रोकर्स ने इन ख़वातीन को विज़िट वीज़ा पर दुबई बुलवाया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की एक्सटर्नल अफेयर्स के ओहदेदारों से शिकायत की गई है। शफ़ी नामी एक एजेंट जो मिसरीगंज का रहने वाला है, ये शफ़ी एजेंट जो है इनको दिल्ली में CAA NRC क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर CPIM ने एक ऐसे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है जिसने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फरवरी 2020 में हुए तशद्दुद को लेकर जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह तशद्दुद भड़काने और जाँच में तफरीक करने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमित शाह के मातहत आने वाली वजारत दाखिला कई मानों में तशद्दुद भड़काने के पीछे जिम्मेदार थी। CPIM ने अपनी इस रिपोर्ट को शुमाली मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद फरवरी 2020 का नाम से जारी किया है। CPIM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में हुए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद को दहली फ़साद कहना गलत है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़साद होते हैं जहाँ दोनों फ़रीक बराबर के शरीक होते हैं। हालांकि यहाँ जारियत हिंदू फ़रीक की भीड़ की तरफ से थी, दूसरी फरीक ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की। तकरीबन सभी इलाकों में ऐसे वीडियो सबूत मौजूद हैं जहां पुलिस को हिंदुत्व भीड़ का ताउन करते हुए देखा जा सकता है। मुल्क के मुमताज़ सनतकार अंबानी ख़ानदान में आज उस वक्त खुशियाँ आईं जब मुकेश और नीता अंबानी ने ऐलान किया कि पहली बार दादा दादी बन गए हैं। उनके बेटे आकाश और बहू श्लोका ने एक बेटे को जन्म दिया। अंबानी ख़ानदान ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि भगवान कृष्णा के आशीर्वाद से श्लोका और आकाश अंबानी एक बच्चे के वालिदैन बन गए हैं, जो ख़ानदान के लिए एक मसर्रत का लम्हा है। श्लोका मेहता और आकाश मार्च 2019 को रिश्ते अज़दवाज में बंधे थे। मुंबई में मुनक़्क़िद शादी की इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में अहम कारोबारी शख्सियात, सियासतदान, बॉलीवुड के सितारे और नामवर क्रिकेटर, कौमी और बैनुल अक़वामी मशहूर शख्सियात ने शिरकत की थी। अंबानी ख़ानदान ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा है कि नीता और मुकेश अंबानी पहली बार दादा दादी बने हैं। नीज़ वो धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के पड़पोते का इस्तक़बाल करते हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।